गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है मार्च 24 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला हम लोग टॉपिक करेंगे स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। हम इसके बारे में पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके फेज़ 2 के बारे में। और सिर्फ फेज़ 2 के बारे में ही नहीं, मैं आपको आज कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या बताने वाला हूँ, कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि एक इंटरनेशनल सर्वे में पता चला है। और उससे पता चला है कि भैया जो स्वच्छ भारत मिशन है, इससे हमारे गांव में, हमारे शहरों में, खासकर गांव में महिलाओं की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पार्लियामेंट्री एक पैनल ने रिपोर्ट इशू की है, उसके बारे में ये है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में देखेंगे, आपके स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लीग ऑफ नेशन के बारे में। छोटा सा टॉपिक है लेकिन नया टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड यहाँ पे कर दिया है, क्योंकि हमारे जो सेक्रेटरी हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर श्रृंगला जी, उन्होंने अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाके कुछ अपनी बयान दिया है, भाषण दिया है। उसमें उन्होंने कहा है अबाउट लीग ऑफ अरब नेशन। तो उनका क्या कहना है, इंडिया का यहाँ पे पूरे मामले में क्या स्टैंड है, वो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। नया टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग पढ़नी रहती हैं, तो वहाँ से हम इसको कवर कर सकते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा नासा ऑन मून। देखिए नासा जो है मून के ऊपर एक नया मिशन भेजने वाली है। ये एक्चुअली आज का एक्सप्लेनर सेक्शन भी है, जिसको आज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे फ्रॉम आवर जीएस पेपर 3। पूरे मामला क्या है वो आपको मैं बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, कौन सी कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है, वो सब हम लोग बात करेंगे। फिर एक बात कर देंगे जो है मेकादातु वाटर प्रोजेक्ट के बारे में। पहले भी इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, तो वैसे तो टॉपिक ये रिपीटेड है, लेकिन ये दोबारा से न्यूज़ में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला खिंच गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पूरा मामला क्या है, कौन सी रिवर यहाँ पे इंक्लूड है, कर्नाटका के बीच में और तमिलनाडु के बीच में इशू क्यों है, और इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। थोड़ा करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिपीटेड टॉपिक है। ग्रोथ ऑफ चाइना के बारे में बात करेंगे दोस्तों। ये है आज का एडिटोरियल सेक्शन, और इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि किस तरह से कोविड के समय में, और सिर्फ कोविड ही नहीं भैया, जो यूएसए के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है चाइना का, उस सभी के बावजूद भी चाइना किस तरह से ग्रोथ मेंटेन करने में सक्सेसफुल रहा है। कौन कौन से ऐसे मॉडल हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जो चाइना ने यहाँ पे अप्लाई किया है, और चाइना से इंडिया भी क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें लर्न कर सकता है क्या, क्योंकि इंडिया की भी समस्याएं लगभग जो है वो सेम ही हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा G20 के बारे में। चाइना एंड रशिया, ये G20 ग्रुप के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे जीएस पेपर 2 में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो तो हमें पढ़नी रहती हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे। चलिए दोस्तों एक बार ब्रीफली देख लेते हैं कि आज के फ्रंट पेज पे क्या क्या है। आज के फ्रंट पेज पे जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है एक्सपोर्ट्स क्रॉस 400 बिलियन एनुअली टारगेट एज गुड्स शिपमेंट जंप। ऐसा इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हमारा टोटल एक्सपोर्ट वो 400 बिलियन डॉलर के आंकड़े को टच कर गया है। अगर मैं आपको बताऊं कि प्री पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक से पहले हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट था वो 331 बिलियन डॉलर था। मतलब पेंडेमिक के लेवल से अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जा चुके हैं। शिपमेंट लेवल जो है वो 25.1 बिलियन जो है पिछले सालों में इंक्रीज़ यहाँ पे हुआ है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त माइलस्टोन है। इस आर्टिकल में आपको ये भी पता चलता है कि इंडिया कौन कौन से प्रोडक्ट को सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, आप इसको अपने नोट्स में डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग देखिए क्या करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, अपेरल यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो वैसे भी इंडिया में डेवलप है ही है, तो कपड़ा वगैरह हो गया, गारमेंट्स, अपेरल्स, वो हम लोग करते हैं। जेम्स, आज से नहीं भैया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से हम लोग जेम्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज्वेलरी, ये तो ज्वेलरी जेम्स इंडिया इसमें नंबर 1 है ही। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है यहाँ पे, क्योंकि देखिए इंडिया क्रूड ऑयल को हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ये सबको पता है, लेकिन उसको प्रोसेस करने के बाद देखिए पेट्रोलियम से, क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं, है ना। उन प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं। ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा इसका रीज़न उन्होंने क्या बताया है, इसका रीज़न उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम लोगों ने कुछ कंट्रीज़ के साथ किया है, यूएई के साथ हम लोग ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हम लोग बिल्कुल लास्ट स्टेज में हैं,
है ना, एशियन कंट्री के साथ हमारा पहले से ही है। तो इन्होंने कहा है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया कर रहा है इसकी वजह से ना बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना है, राइट। उसके अलावा इन्होंने एक बार बात और कही, आत्मनिर्भर भारत या फिर मेक इन इंडिया, है ना, उसके बारे में बात कही है कि उसका भी इंडिया में को बेनिफिट यहाँ पे मिला है। उसके अलावा क्योंकि चाइना से थोड़ा ट्रेड कम हुआ है ट्रेड वॉर की वजह से, तो डेफिनेटली उसका थोड़ा बेनिफिट इंडिया को तो मिलेगा ही। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट आज के समय में भैया इतना ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आज के टॉपिक पे आते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों आज का जो मेन टॉपिक है वो है आपके सामने, और ये कहता है कि आज के दिन, वैसे आज के दिन तो कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन कल एक बहुत ही बड़ा दिन था। कल मैंने आपको बिहार दिवस के बारे में बताया था, लेकिन हम लोग इसके बारे में भी बात कर सकते थे। तो ठीक है, मैंने सोचा आज इसके बारे में बात कर लेता हूँ, कल कुछ खास था नहीं तो मतलब कल तो हम लोगों ने बिहार के बारे में बात कर ली, आज आई थॉट कि आज कुछ खास था नहीं तो हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए कल शहीदी दिवस था, मार्टी डे जिसको कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को आज के दिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। इनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। क्यों सुनाई गई थी? लाहौर बॉम्ब फैक्ट्री जो है फाइंड आउट की गई थी लाहौर के अंदर, जिसमें कम से कम मेरे ख्याल से 21 लोगों को अरेस्ट यहाँ पे किया गया था। तो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, और फिर भगत सिंह ने जो है और इन्होंने मिलकर बटुकेश्वर दत्त, और इन्होंने असेंबली में बम फेंका था, वो तो केस चल ही रहा था इनके ऊपर। उसके ऊपर से जो सॉन्डर्स की हत्या की गई थी, हालांकि मारना तो जे स्कॉट को था, लेकिन गलती से जो है सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी, उस वो भी केस इनके ऊपर चल रहा था। तो कई सारे केस इन्वॉल्व करके जो है इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई, बहुत ही अनफॉर्चुनेटली। और ये तीनों के तीनों जो लोग हैं वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे, हमारे तीनों शहीद। तो इनके नाम पे जो है एक बार आप जय हिंद का नारा लगा दीजिए, वंदे मातरम, क्योंकि वंदे मातरम उद्घोष हुआ करता था उस टाइम, है ना। तो वंदे मातरम का जो है हम लोग उद्घोष यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही एक मतलब आज तक, और आज तक क्या, आने वाली जनरेशन टू जनरेशन भगत सिंह और इनके जितने साथी थे वो हम इंस्पायर करते रहेंगे, इसमें किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है कि इतने कम उम्र में जो है इन्होंने इतना ज़्यादा अचीव किया, अपने देश से कितना प्रेम था, कितना प्यार था, और उसके लिए इन्होंने जान की बाजी तक लगा दी। तो बहुत ही इंस्पिरेशन हमारे लिए है, और ऐसी इंस्पिरेशन हमारे इतिहास में भरी पड़ी है। आप किसी भी समय को, किसी भी पीरियड को आप उठा लो, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, कुछ ऐसे बहादुर लोग, और जिन्होंने अपनी लाइफ दांव पे लगाई इस देश के लिए। तो इनको हम कभी भूलना नहीं चाहिए, याद रखना चाहिए। और इसके लिए मैं तो मतलब वैसे मैं पॉलिटिकल होना नहीं चाहता, लेकिन केजरीवाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि केजरीवाल जी ने देखिए एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मूव हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लोग पंजाब के अंदर सिर्फ जो है बी आर अम्बेडकर जी और भगत सिंह की मूर्तियां ही लगाएंगे अपने ऑफिस के अंदर, तो और किसी की मूर्ति नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है, आप इस पे प्लस माइनस बहुत सारी बातें कर सकते हो, लेकिन भगत सिंह जी को एक्चुअली बहुत अच्छा रिकग्निशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि एक बहुत ही एक अच्छा कदम मुझे लगा पर्सनली। आप जो है उसे डिफर कर सकते हो, कोई इसमें बात नहीं है। फ्यू विलेजेस रिसीव्ड वेस्ट डिस्पोजल इंफ्रास्ट्रक्चर पैनल, दोस्तों ये है आज का दूसरा न्यूज़। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पैनल जो पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया था उसमें जो है स्वच्छ भारत मिशन की प्रोग्रेस के बारे में बात किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन, एसबीएम इसको कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कि देखिए स्वच्छ भारत मिशन कुछ जगह पे ये बहुत पॉजिटिव साइन है, कुछ जगह पे बहुत पॉजिटिव साइन नहीं भी हैं, उसके बारे में बात कही गई है। देखिए स्वच्छ भारत मिशन को बेसिकली जो है ना वो 2 फेजेस में चलाया गया था। ठीक है, पहला फेज़ जो चलाया गया था वो 2019 तक ख़त्म हो जाना चाहिए था। अभी जो दूसरा फेज़ चलाया गया है ये 2024 और 2025 तक चलेगा। तो उसके ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने फेज़ 2 चलाया। फेज़ 1 के अंदर जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था दोस्तों, वो किसके ऊपर था? वो था ओपन डेफिकेशन के ऊपर। ओपन डेफिकेशन मतलब जैसे खुले में शौच करती थी महिलाएं, है ना, तो सबसे ज़्यादा फोकस उसके ऊपर किया गया था। अब यहाँ पे क्या है ना, तो उसको हम लोग कैसे अचीव करेंगे? उसको अचीव करेंगे हम लोग टॉयलेट्स बना के, है ना। तो बहुत सारे लाखों की संख्या में गांव में घरों में टॉयलेट्स बनाए गए, जिसकी वजह से महिलाओं को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं हुई हैं। तो वो जो है यहाँ पे पूरा मामला बैठता है। तो उसमें हम लोगों ने ये किया, मतलब हमारा ज़्यादा फोकस किसके ऊपर था? सैनिटेशन के ऊपर था, टॉयलेट्स के ऊपर था, ओपन डेफिकेशन के ऊपर था। लेकिन फेज 2 के अंदर हमारे जो गोल हैं वो थोड़े से चेंज हो गए हैं। फेज 2 के अंदर हम लोग कह रहे हैं कि भैया जो फेज 1 वाले टारगेट थे इसको मेंटेन करना है, ऑफ कोर्स इसको मेंटेन करना है, लेकिन फेज 2 में हम लोगों ने 2 चीजें यहाँ पे और इन्वॉल्व की। हम लोगों ने कहा कि एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एक लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन दोनों चीजों पे हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। खासकर हमारा मेन फोकस रहेगा रूरल एरिया में, अर्बन एरिया में तो है ही, रूरल एरिया में भी हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, राइट। 2 चीजें ध्यान रखनी है, सॉलिड और लिक्विड, ये 2 चीजें अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है।
लिक्विड में जैसे बहुत जैसे सैनिटेशन आ जाता है, ड्रिंकिंग वाटर आ जाता है, वो सब चीज़ें आ गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया या जो डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है उसकी मैनेजमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। और ये हर ग्राम पंचायत में, ऐसा कोई सिलेक्टेड नहीं है, ये एवरी ग्राम पंचायत के बारे में इन्होंने बात की है कि हम लोग वहाँ पे ये सुविधा पहुँचाने वाले हैं। अब ये तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया है, लेकिन जो आर्टिकल किसके बारे में है? आर्टिकल कहता है कि जो सरकार ने टारगेट रखे थे वो टारगेट हम लोग पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं। ओनली 12% ऑफ द विलेजेस दैट वर सपोज टू गेट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लिक्विड वेस्ट, देखिए लिखा हुआ यहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दिस ईयर हैव अचीव्ड। सिर्फ 12% गाँव में जो है ये लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को हम लोग अचीव कर पाए हैं, जबकि किया जाना चाहिए था ज़्यादा के अंदर। उसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ 22% गाँव में ही हुआ है। मतलब अभी तो देखिए 24-25 तक का टारगेट है हमारे पास, 2-3 साल अभी हैं, तो डेफिनेटली इसको और ज़्यादा बढ़ाने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है। लो फंड यूटिलाइजेशन, फंड जो सेकंड फेज के लिए जो फंड दिया गया था दोस्तों वो था 1,40,000 समथिंग समथिंग, इतना 1,000 करोड़ रुपीज़ का हम लोगों ने पैकेज दिया था। इसमें से ज़्यादातर पैकेज जो है अभी अनयूटिलाइज्ड है, तो आने वाले समय में शायद सरकार इसको और ज़्यादा यूटिलाइज करेगी और ये सुविधाएं हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। तो एक्चुअली स्वच्छ भारत मिशन को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो गांधी जी की जो है 150th जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, उस समय हम लोगों ने इसको किया था। और ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, ये डिमांड बेस्ड है, ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में कई बार इस तरह के स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। ये है डिमांड बेस्ड, यानी कि डिमांड सेंट्रिक है। तो पहले किसी गांव से या किसी सिटी से पहले वो लोग डिमांड करते हैं कि भैया हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। जब डिमांड करते हैं तो तब वहाँ पे चीज़ें जो है सप्लाई की जाती हैं सरकार के द्वारा। वो सप्लाई किसी भी तरीके से हो सकती है, वो सरकार सप्लाई जो है मनी की टर्म में हो सकती है या फिर वो सप्लाई मटेरियल की टर्म में हो सकती है। लेकिन पहले डिमांड आती है पंचायत की तरफ से, उसके बाद जो है सप्लाई वहाँ पे की जाती है। ये थोड़ा आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली न्यूज़ के ऊपर। अगली न्यूज़ हमारी देखिए, कहते हैं श्रृंगला जी। श्रृंगला जी का कहना है कि श्रृंगला जी कॉल्स फॉर द अलाइनमेंट ऑफ बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड द LAS। ये LAS का मतलब होता है लीग ऑफ अरब नेशंस। तो श्रृंगला जी जो हैं, हर्ष श्रृंगला जी हमारे सेक्रेटरी हैं, तो ये अभी अमेरिका में है। अमेरिका में जब ये गए तो इन्होंने जो यूनाइटेड नेशन का जो है सेशन अटेंड किया और वहाँ पे इन्होंने कुछ बड़ी बड़ी बातें कही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि पीछे जो है, ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ पे फैक्ट है, मतलब इसको पढ़ के ना सच्ची बताऊँ मेरा दिल पर्सनली बहुत खुश हो गया। तो एक सर्वे किया गया मलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन के द्वारा और यूनिसेफ के साथ मिलकर इंडिया में सर्वे किया गया कि भैया स्वच्छ भारत मिशन जो 1 था, है ना, उसकी कितनी सक्सेसफुल वो रहा है। क्योंकि घर घर में टॉयलेट बनाए गए हैं तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो महिलाओं को ही होने वाला है। उन्होंने कहा कि 93% जो वीमेन है वो अब सेफ फील करती हैं, क्योंकि अभी उनका असोल्ट नहीं होता, क्योंकि उनके घर से बाहर जो है डेफिकेट करने के लिए नहीं जाना पड़ता। तो वो घर में ही जब फ्रेश हो जाएंगी तो भैया बाहर जाके बहुत ज़्यादा असोल्ट होता था, इवनिंग के समय में लोग जाते थे, उनका टाइम वेस्ट होता था और वो बहुत बहुत चीज़ें होती थी, राइट। उसके अलावा 91% महिलाएं कहती हैं कि उनका कम से कम भी 1 घंटा दिन में सेव हो गया है, क्योंकि उनको बाहर नहीं, बहुत दूर नहीं जाना पड़ता। तो 2-3-4 किलोमीटर महिलाएं जाती थी इवनिंग में, तो उनका समय जो है वो बदल गया है। 88% सेव हो गया है। 88% महिलाएं कहती हैं कि उनको बहुत प्राउड है कि उनके घर के अंदर एक टॉयलेट है, ये उनके लिए प्राउड की फीलिंग है, राइट। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि 93% महिलाएं कहती हैं कि अभी उनको खाने से पहले सोचना नहीं पड़ता। पहले उनको सोचना पड़ता था कि अगर वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगी तो उनको जो है जल्दी से जल्दी जो है वो जो है हो सकता है उनको डेफिकेट करने के लिए जाना पड़े। लेकिन अभी वो कहते हैं कि हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि हम लोग भरपूर खाना खाते हैं, जितनी हमें भूख होती है हमें सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में ही टॉयलेट की सुविधाएं हैं, राइट। उसके अलावा प्राइवेसी एक बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। प्राइवेसी होने की वजह से अगर हाइजीन मटेरियल चेंज करना हुआ, कभी नहाना हुआ या कुछ करना हुआ, तो 91% महिलाओं का कहना है कि प्राइवेसी उनको बहुत बड़ा एक यहाँ पे कंसर्न था, जो कि यहाँ से टैकल हो गया है। 93% महिलाओं का कहना है कि अभी उनको कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है बाहर ओपन डेफिकेशन वगैरह करने से, उसका जो है खतरा उनको नहीं है। तो कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे उसका सक्सेसफुल रेट रहा है स्वच्छ भारत मिशन का। और आई होप इसको सरकार थोड़ा और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करेगी तो कितने ज़्यादा बेनिफिट हम लोग और यहाँ पे अपनी महिलाओं को, देश की महिलाओं को जो है यहाँ पे दे सकते हैं। तो मुझे एक पर्सनली ये चीज़ें बहुत बढ़िया लगी।
आप भी एक दो चीज़ों को इनको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम वगैरह में अगर पूछें तो डेफिनेटली आप इस तरह के एग्जाम्पल वहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ये कोई ऐसे कोई ऐरी गैरी कोई सर्वे नहीं है भैया। यूनिसेफ यहाँ पे इन्वॉल्व है, मलिंडा और गेट्स फाउंडेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो जानी मानी फाउंडेशन है यूनिसेफ के बारे में तो क्या ही कहें। तो इस तरह के सर्वे आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में कोट कहीं ना कहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो श्रृंगला जी कॉल्स फॉर द अलाइनमेंट बिटवीन यूनाइटेड नेशन एंड द LAS, इसको कहते हैं लीग ऑफ अरब नेशन। तो वहाँ पे ये गए तो इन्होंने जो है उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन के बीच में और LAS के बीच में और ज़्यादा कोलैबोरेशन करने की, अलाइनमेंट करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने यहाँ पे पैलेस्टाइन का एग्जांपल भी दिया कि इन्होंने कहा कि इंडिया का पैलेस्टाइन के ऊपर क्या स्टेटस है। इन्होंने कहा कि भैया पैलेस्टाइन और इजराइल को एक साथ मिलकर बातचीत करके इस पूरे मामले को यहाँ पे सुलझाने की ज़रूरत है। हालांकि इंडिया ने यूक्रेन वाले मामले में रशिया को क्रिटिसाइज़ करने से पूरी तरह से मना कर दिया है। सरकार इंडिया के ऊपर दबाव बना रही है, लेकिन इंडिया जो है थोड़ा उससे बच के निकल गया। उसके अलावा इन्होंने कहा कि भैया जो अरब नेशंस हैं, जितने भी अरब नेशन हैं, उन सभी के साथ इंडिया के सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप है। मतलब ये आज का रिश्ता नहीं है भैया, ये रिश्ता बहुत पुराना है ना, हजारों साल पीछे जाता है। तो डेफिनेटली हमारे जो है रिश्ते जो है बहुत गहरे हैं। उसके अलावा लीग ऑफ नेशन के बारे में अब तक हम लोगों ने कभी बात नहीं की है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्लाइड मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूँ। ये लीग ऑफ नेशन जो है वो 22 मार्च 1945 को कायरो में, जो कि इजिप्ट में है ना, वहाँ पे इसको एस्टेब्लिश किया गया था। शुरुआत इसमें के अंदर जो है 6 कंट्री होकर करती थी, इजिप्ट, इराक जो है, जॉर्डन और लेबनान, सऊदी अरेबिया और सीरिया। 2011 में जो है सीरिया को यहाँ से जो है आउट कर दिया गया है, क्योंकि सीरिया के क्राइसिस की वजह से। आज के समय में इसमें जो है 22 टोटल मेंबर हैं। एक चीज़ इंटरेस्टिंग यहाँ पे ये है कि यहाँ का पैलेस्टाइन भी एक मेंबर है। हालांकि पैलेस्टाइन को इंटरनेशनली जो है रिकग्नाइज नहीं करती हैं बहुत सारी कंट्रीज़। उसके अलावा बावजूद भी इन्होंने पैलेस्टाइन को एक मेंबर यहाँ पे बनाया हुआ है। देखिए मेंबर कौन कौन से हैं ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन जितना हमें चाहिए था वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लीग ऑफ अरब नेशन जो है एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, कोई ऐसा बाइंडिंग वाइंडिंग नहीं होता है, ठीक। आपका मन करे तो आप यहाँ पे आ सकते हो, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं वो आपको वहाँ पे करनी ही पड़ती है। मेन इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि जितनी भी यहाँ पे जो अरब कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन बढ़ाना है, कोऑर्डिनेट करना है, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चाइना का यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है कल, क्योंकि चाइना ने रशिया को, एक्चुअली बात ऐसे चल रही थी कि भैया जो G20 नेशंस हैं कि यहाँ से डिमांड आ रही थी कि G20 कंट्री में से रशिया को बाहर निकाल दिया जाए, ऐसी कुछ डिमांड आ रही थी। लेकिन चाइना ने साफ साफ मना कर दिया कि रशिया को किसी भी हालत में आप G20 से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि रशिया G20 कंट्रीज का एक बहुत ही एक अहम हिस्सा है, राइट। G20 कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है, तो आप ऐसे ही रशिया को नहीं निकाल सकते। बहुत सारी कंट्रीज के अंदर आती हैं G20 के अंदर, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया। इंडिया भी इसका एक मेंबर है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन भी एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका अलग से मेंबर है। अलग अलग कंट्री जैसे फ्रांस, इटली वगैरह अलग भी है, लेकिन यूरोपियन यूनियन एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसका पार्ट है। तो टोटल इसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, ये आपने थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि वो तो आपको कुछ आंकड़े में आपको बता देता हूँ, उसी से आपको पता चल जाएगा। जो वर्ल्ड का टोटल जो जीडीपी है दोस्तों, वो 85% वर्ल्ड का जो जीडीपी है वो G20 कंट्रीज के अंडर में है। वर्ल्ड का जो 75% ट्रेड होता है वो G20 कंट्रीज में होता है। वर्ल्ड का जो 80% जो इन्वेस्टमेंट होता है वो G20 कंट्रीज में होता है। तो ये कुछ फैक्ट से ही आपको पता चल जाता है कि G20 कितनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। G20 कंट्री के अंदर जितनी भी कंट्री आती हैं, हर साल एनुअली जो है इनकी प्रेसिडेंसी चेंज होती है, मतलब हर साल जो है अलग अलग कंट्रीज को यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाया जाता है। वैसे तो इसके अंदर जितने भी 20 कंट्रीज हैं उन सभी को 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 4-4 कंट्री वाले ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जैसे इंडिया के साथ अगर आप समझो तो इंडिया के साथ यहाँ पे रशिया भी आता है, इंडिया के साथ यहाँ पे साउथ हमें अफ्रीका आता है, इंडिया के साथ यहाँ पे टर्की भी आता है और इंडिया आता है। तो हमारे ग्रुप में जो है हम लोग 4 लोग हैं, और इनमें से जो है इस तरह से प्रेसिडेंसी इनको ग्रुप वाइज यहाँ पे दी जाती है। और G20 का ऐसा कोई हेडक्वार्टर नहीं है कि कोई ऐसा प्रॉपर इसका हेडक्वार्टर नहीं है, तो कहीं पे भी मीटिंग हो सकती है। हर साल इसका लगभग मीटिंग हर साल ही रहता है, तो अलग अलग जगह पे हो सकती है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे पता यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे एक जो आपको इंटरेस्टिंग चीज़ है जो पूछ सकता है एग्जाम में, वो है स्पेन के बारे में। स्पेन जो दोस्तों जो है जो G20 कंट्री का पार्ट नहीं है। हाँ, स्पेन जो है एक ऑब्जर्वर स्टेट है, वो यहाँ पे मीटिंग वगैरह अटेंड करता है, लेकिन वोटिंग वगैरह वो नहीं कर सकता स्पेन, ठीक है। थोड़ा सा G20 के बारे में आपको बताना था, जो कि हम लोग यहाँ पे ख़त्म इसको कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो न्यूज़ है वो है आज का एक्सप्लेनर सेक्शन, बात करता है आर्टेमिस प्रोग्राम, नासाज न्यू मून मिशन। देखिए भैया, नासा ने दोबारा मूड बना लिया है कि वो मून के ऊपर इंसान को भेज के ही रहेंगे। इससे पहले भी नासा एक बार 1960s में चांद के ऊपर इंसानों को भेज चुका है। वो समय हुआ करता था, कोल्ड वॉर का समय हुआ करता था, जब रशिया और यूएसए एक दूसरे की जो है पावर को हमेशा तोलने की कोशिश करते थे। कोल्ड वॉर का दौर था, तो वो फाइट सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ही नहीं चल रही थी, उस समय वो फाइट जो है वो स्पेस के अंदर भी चल रही थी। तो जब रशिया ने जो है अपना स्पुतनिक वगैरह भेजा, तो रशिया उस रेस में थोड़ा सा आगे निकल गया था। लेकिन जब यूएसए ने मून के ऊपर लैंडिंग करवाई इंसान की, तो यूएसए उस रेस में बहुत ही ज़्यादा आगे अचानक से निकल गया था। और उस तब से लेके अभी तक यूएसए ने अभी तक पीछे मुड़ के नहीं देखा है। तो स्पेस में जितनी भी एडवांस्ड डिस्कवरीज होती हैं, मिशंस होते हैं, वो आज के समय में नासा उसको भेजता है। अगर हम नासा के बजट की बात करो, तो नासा का बजट इतना ज़्यादा होता है जितना सारी बाकी कंट्रीज़ का मिला के भी नहीं होता है। तो जब बजट अच्छा होगा तो डिस्कवरी तो अच्छी होंगी ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, राइट। थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि नासा का जो ये मिशन है वो प्रॉपर क्या है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग किसी चीज़ को ऊपर भेजते हैं ना, तो हमारे पास जो है एक रॉकेट होता है, ठीक है। उस रॉकेट के अंदर जो फ्यूल वगैरह होता है, और उस रॉकेट से अटैच करके हम लोग अपना जो है भेज, जो हमारा जो भी मिशन है, जो भी हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं, वो उसको हम लोग अटैच करके भेजते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, इसका जो नाम है वो है आर्टेमिस 1 मून। ये थोड़ा अपने ध्यान रखना है, आर्टेमिस 1, ठीक है। तो कहाँ से भेजेंगे इसको? भेजेंगे कैनेडी स्पेस सेंटर से, जो कि फ्लोरिडा के अंदर यूएसए के अंदर है। ये मार्च 17 को इसको जो है किया गया है। यहाँ पे जो ये जो रॉकेट भेजने वाले हैं, ये दुनिया का सबसे एडवांस रॉकेट है जो आज के समय में बना हुआ है। स्पेस लॉन्च जो है शटल इसको बोलते हैं। और इसके साथ जो हम लोग अटैच करने वाले हैं बॉडी को, जो एक्चुअली मून के ऊपर लैंड करेगा, उसका नाम होता है ओरियन। जो स्पेस क्राफ्ट है, ठीक है, जो स्पेस क्राफ्ट है वो ओरियन है। और जो रॉकेट है वो है LSLS रॉकेट, वर्ल्ड का सबसे एडवांस रॉकेट माना जाता है। ये थोड़ी छोटी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पहला नासा का जो है एक डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि पहले ही हम लोग सीधा इंसान को वहां पे भेज देंगे, नहीं नहीं, पहले हम इसको अनमैन्ड मिशन भेजेंगे, अनमैन्ड। फिर 2024 का हमारा टारगेट है, मतलब नासा का टारगेट है कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमंस भी भेजेंगे। पहले खाली वो रोबोट जाएंगे उसके अंदर, या मशीन जाएगी खाली, उसके बाद हम लोग उसको भेजेंगे। फिर यहाँ पे इनका एक टारगेट यह है कि हम लोग पहली वीमेन को भी वहाँ पे भेजेंगे, और एक पर्सन ऑफ कलर, मतलब जो कि अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं ना, जिसे कुछ लोग ब्लैक भी बोलते हैं, तो अफ्रीकन अमेरिकन बल्कि यहाँ पे ज़्यादा बेटर वर्ड रहेगा, पर्सन इन कलर, तो उसको भी भेजने वाले हैं। सिर्फ नासा का ही अकेले प्रोग्राम नहीं है, दूसरी एजेंसीज भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे कनाडा, यूरोपियन यूनियन और जापान के ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ये थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, और तो बाकी इसके बारे में कुछ है नहीं। और धीरे धीरे जो है, फिर इनका कहना है कि भैया जो हम लोग अभी मून के ऊपर भेजेंगे इस मिशन को, यहाँ से जो डेटा कलेक्ट हम लोग करेंगे, जो रिसर्च करेंगे, उसका यूज़ हम लोग फ्यूचर में मार्स के ऊपर जो अपना मिशन भेजने वाले हैं उसके लिए भी हम लोग इसका डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। तो ये इन्होंने इसके बारे में बताया है। और तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे लगी नहीं, जितनी इन्फॉर्मेशन थी आपके सामने है स्लाइड में, आप थोड़ा बहुत यहाँ पे इसको देख के पढ़ सकते हो। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों, वह है कंट्रोवर्सी ओवर द प्रपोज्ड मेकेडेटू वाटर प्रोजेक्ट। रिपीटेड न्यूज़ है, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ क्या पूरा मामला बनता है। देखिए, थोड़ा सा उसके लिए आपको जो है रिवर के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर के ऊपर जो है ये डैम यहाँ पे अभी बना नहीं है, लेकिन इसको बनाने का प्रपोजल है। इसके एक तरफ आ जाता है आपका कर्नाटका, दूसरी तरफ आपका जाता है यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो ये जो डैम बनने वाला है बेसिकली वो कर्नाटका के अंदर बनने वाला है। अभी बनेगा कि नहीं बनेगा वी डोंट नो, लेकिन अभी प्रपोजल तो ऐसा ही है। तो बेसिकली जो कावेरी रिवर है, यहाँ पे एक और रिवर आती है जिसका नाम है अर्कावती। तो अर्कावती रिवर और कावेरी रिवर, अर्कावती छोटी सी रिवर है यहाँ पे, इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, वो आके मिलती है, तो यहाँ पे इसको बनाया जाएगा। बना इसको क्यों रहे हैं कर्नाटका वाले? इसको इसलिए बना रहे हैं क्योंकि भैया कर्नाटका में जो है बेंगलुरु एक बहुत ही पॉपुलेटेड एक सिटी है, जिसकी जनसंख्या जो है आज के समय में मतलब आप ये समझ लीजिए कि 120-130 करोड़ से भी जो है मतलब 1.2 करोड़ या इससे भी ज़्यादा हो चुकी है। 1.5 करोड़ के लगभग इसकी 1.3 करोड़
कि आसपास इसकी पॉपुलेशन है। तो इतनी पॉपुलेशन है तो इसको डोमेस्टिक जो है वाटर की सप्लाई की रिक्वायरमेंट होती है और इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी करेंगे। उसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी यहाँ पे जनरेट की जाएगी, है ना। तो ये कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे इन्होंने इसलिए उसका प्लानिंग का प्रोजेक्ट इसको बना रहे हैं। तमिलनाडु यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तमिलनाडु का कहना है कि अगर भैया आप यहाँ पे डैम बनाओगे तो आप वाटर को यहाँ पे स्टॉप कर दोगे, जिसकी वजह से तमिलनाडु का जो ये सालेम वाला एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कई हज़ार एकड़ जो ज़मीन है वो पूरी तरह से इस वाटर के ऊपर ही डिपेंड करती है इरिगेशन के पर्पज़ से। तो तमिलनाडु का कहना है कि भैया आप मुझे प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो, तो आप इसको मत बनाओ। कर्नाटक ने कहा कि हम तो इसको बनाएंगे। तो दोनों के बीच में जो है अभी इसी तरह का टसल चला हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो कावेरी वर्डिक्ट सुनाया था पहले, उस कावेरी वर्डिक्ट में मेकाडेटू प्रोजेक्ट का कहीं पे भी किसी तरह का डिस्कशन नहीं किया गया है। तो तमिलनाडु का कहना है कि भैया अभी से मैं दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हो। तो दोनों के बीच में फिलहाल प्रॉब्लम यही है, और बाकी ज़्यादा डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आएगा तब इसको ज़्यादा हम थोड़े और अच्छे तरीके से इसको डेफिनेटली हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी कुछ स्लाइड में, ये स्लाइड देखिए कोई नई स्लाइड नहीं है, ये स्लाइड जो है ना मैंने पुरानी स्लाइड की ही कॉपी किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कुछ नया नहीं है जानने का। कावेरी रिवर के ओरिजिन के बारे में बताया हुआ है कि ब्रह्मगिरी जो रेंज है कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे एक जगह है ताल कावेरी, ठीक है, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ से जो है ये नदी निकलती है। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट दोस्तों को वैसे पता ही होगा, बहुत फेमस होगा, ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत फेमस है कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। अगर आपको कभी जानना है वहाँ पे तो कॉफ़ी प्लांटेशन देखनी है तो बहुत ब्यूटीफुल जगह है, आप वहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हो। एक्चुअली जो हमारा सीसीडी है ना, कैफ़े कॉफ़ी डे, ये भी वहीं पे सिचुएटेड है, इसका हेड ऑफिस भी वहीं पे है और इसका पूरा काम वाम भी वहीं से होता है। तो ये थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज वगैरह का पढ़ना है तो वो पढ़ सकते हो। कर्नाटका में जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो हरंगी, हेमावती, शिमशा जी है, काबिनी, ये सब हैं। तमिलनाडु के अंदर जो ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे भवानी, नोएल और अमरावती, वो थोड़ा सा आपको पढ़ना है तो आप अपने ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी इसको पढ़ सकते हो। तो जो साउथ की रिवर है, कावेरी रिवर के बारे में आपको एक खास बात बता देता हूँ मैं, कि कावेरी रिवर जो है वो साउथ इंडिया की जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट, एक्चुअली द लार्जेस्ट पेरिनियल रिवर है। पेरिनियल रिवर दोस्तों, पेरिनियल रिवर का मतलब होता है ऑल सीजनल रिवर होती है, ठीक है, ये ऑल सीजनल रिवर है। मतलब इसके अंदर जो वाटर है वो समर में भी रहता है और विंटर में भी रहता है, ठीक है, समर में भी रहता है और विंटर में भी रहता है। क्योंकि देखिए क्या है ना, मोस्टली जो आपकी जो पेनिनसुलर रिवर हैं हमारी, वो मोस्टली सीजनल रिवर होती हैं। क्योंकि देखिए हिमालयन रिवर तो कहाँ से निकलती हैं, वो तो ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ग्लेशियर तो उनको जो है 12 महीने पर वाटर सप्लाई कर सकता है। लेकिन जो पेनिनसुलर रिवर है बेसिकली वो मानसून के सीजन में उनमें खूब पानी रहता है, जब ऑफ सीजन होता है तो उनके अंदर पानी नहीं रहता, वो ऑलमोस्ट ड्राई होती है। लेकिन कावेरी रिवर जो है एक वो ऑल सीजनल रिवर है। क्यों है, देखिए अगर आप देखो वेस्टर्न घाट्स को देखो यहाँ पे, तो वेस्टर्न घाट हमारे यहाँ पे आता है और यहीं से ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्न घाट से ही है, ब्रह्मगिरी हिल से, और फिर वो जो है तमिलनाडु से होते हुए अरे बे ऑफ बंगाल के अंदर ड्रेन होती है। तो यहाँ पे होता क्या है ना, जब मानसून का समय सीजन आता है तो मानसून के सीजन में जो हमारी साउथ वेस्टर्ली मानसून विंड्स होती हैं वो वेस्टर्न घाट पे खूब रेनफॉल करती हैं। उस रेन की फॉल की वजह से इसके अंदर जो है खूब सप्लाई रहती है पानी की। लेकिन जो विंटर मानसून होती है, जो कि हमारी नॉर्थ ईस्ट से विंड चलती हैं ये इस तरह की, आपको ये पता है कि जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ईस्ट से विंड चलती हैं वो बे ऑफ बंगाल से लौटते हुए जब जो वापस आती हैं तो वो तमिलनाडु कोस्ट पे जो है रेनफॉल करती हैं। तो यहीं पे कुछ जो पार्ट है उनका, ये जो यहाँ पे कावेरी रिवर का जो बेसिन है उसके अंदर एंट्री करता है और यहाँ पे रेनफॉल करता है। उस रेनफॉल की वजह से ये जो कावेरी रिवर है वो लगभग लगभग ऑल सीजनल रिवर हो जाती है, ठीक है, क्योंकि विंटर में और समर में दोनों सीजन में ही यहाँ पे वाटर की सप्लाई होती है। ये थोड़ा सा आपको कावेरी रिवर के बारे में एक्स्ट्रा हल्का सा पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। देखिए प्रीलिम्स में आप मुझे ये बताइए कि एक बहुत ही फेमस एक डैम है जिसे कहा जाता है मैतूर डैम, ये भी काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। आप मुझे ये बताइए कि मैतूर डैम जो है वो कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक डैम स्टैनली डैम, ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला जो न्यूज़ हमारे सामने आता है ये तो जो है हो ही गया हमारा, राइट। अगली जो न्यूज़ हमारे सामने आती है वो है आज का एडिटोरियल सेक्शन, ट्रैकिंग द परसिस्टेंट ग्रोथ ऑफ चाइना। आप यहाँ से जो है एक मेंस के लिए भी क्वेश्चन डेफिनेटली बना सकते हो। मेंस के लिए अगर आपको क्वेश्चन लिखना है तो मैं आपके यहाँ पे आपके लिए बता देता हूँ, उसको आप जमा करवा सकते हो। क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से बन सकता है कि दैट डिस्पाइट फेसिंग
ह्यूज लॉकडाउन्स, और या फिर ह्यूज, हाँ लॉकडाउन भी लिख सकते हो, लॉकडाउन्स ड्यूरिंग पेंडेमिक पीरियड एंड यूएस चाइना ट्रेड वॉर, हाउ चाइना इज एबल टू कीप इट्स इकोनॉमी ग्रोथ गोइंग। ये आपने यहाँ पे 150 वर्ड में लिख सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इसमें ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, हाउ इंडिया कैन लर्न फ्रॉम चाइनाज ग्रोथ ड्यूरिंग पैंडेमिक। अगर आपको एक पॉइंट इसमें ऐड करना है तो आप ये भी कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि चाइना जो है वो किस तरह से पेंडेमिक के दौरान भी अपनी जीडीपी को, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को किस तरह से इंटैक्ट करने में, उसको ग्रोथ करने में उसने काम किया है, कौन कौन सा मॉडल चाइना ने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो बस उसको ही देख के थोड़ा सा हम लोग इंडिया के बारे में भी एक पॉइंट, दो पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के एडिटोरियल में कहता क्या है। उसका कहना है कि देखिए चाइना इस समय दो बहुत बड़े क्राइसिस यहाँ पे फेस कर रहा है, राइट। कौन कौन से क्राइसिस हैं? तो एक तो क्राइसिस आपके सामने ही है जो कहता है कि पहले सबसे बड़ा क्राइसिस वो है यूएसए ट्रेड वॉर। यूएसए के साथ चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है लगभग 2016-17 के बाद से ही, कंटिन्यूसली 2-3 साल से। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे है कोविड 19 के केस चाइना में बहुत ज़्यादा आए। आपको पता ही है कि चाइना ने पूरी की पूरी सिटीज़ को यहाँ पे लॉकडाउन में बंद कर दिया गया, मिलियंस की जो संख्या थी, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डाउन चला गया। उसके बावजूद भी चाइना लगातार ग्रोथ कर रहा है। उसके लिए इस एडिटोरियल में कुछ आंकड़े बताए गए हैं। आंकड़े आपके लिए काफ़ी हैं बताने के लिए। देखिए चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों, आउटपुट जो पिछले साल रहा वो 3.854 ट्रिलियन डॉलर रहा। भैया इतना तो इंडिया का टोटल इकोनॉमी भी नहीं है जितना उनका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो 2021 में 8.1% से ग्रो की है। चाइना का जो टोटल जीडीपी ग्रोथ हुआ है वो हुआ है लगभग 4.12% के लगभग रहा है। चाइना का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 4.3% बढ़ा है दिसंबर 2021 में 2022 के कंपैरिजन में। उसके अलावा इनका जो मैन्युफैक्चरिंग जो टोटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है वो बढ़ा है 13.5%। 2021 में जो ओवरऑल जो टोटल सेल हुआ है, रिटेल सेल, वो 12.5% की ग्रो किया है। तो हर चीज़ आपको यहाँ पे पॉजिटिव नजर आ रही होगी, हर चीज़ आपको यहाँ पे ग्रोथ करती हुई नजर आ रही होगी। क्या रीजन है? देखिए 2021 में डेफिनेटली चाइना का इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा सा डाउन जरूर आया था क्योंकि वो पहला साल था पैंडेमिक का और वर्ल्ड ओवर डिमांड भी कम हो गई थी। लेकिन उसके बाद चाइना ने जबरदस्त तरीके से यहाँ से एकदम टेक ऑफ किया है। ऐसे क्या रीजन रहे हैं कि चाइना ने जो है ये इस तरह की क्या स्ट्रेटेजी चाइना ने अपनाई है जिसका फॉलो करके उसने सब ये किया है, और इंडिया यहाँ से क्या लर्न कर सकता है? और चाइना में ये जो पेंडेमिक जो आया था उससे क्या एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे थे, दुनिया भर में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे थे? उनका कहना था कि ऐसा हो, देखिए ट्रेड वॉर की वजह से क्या होगा। ट्रेड की वॉर की वजह से ये अंदाजा लगाया गया था कि बहुत सारी अमेरिकन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज वो चाइना को छोड़ के दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकती हैं। जैसे टर्की में जा सकती है, वियतनाम, इंडिया में जा सकती हैं, फिलीपींस में जा सकती हैं, वहां पे चली जाएंगी। लेकिन ऐसा लगभग थोड़ा बहुत हुआ होगा, लेकिन बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट नजर नहीं आया। इसका एक चीज आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड का जो टोटल 30% जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना में होती है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इन तीनों कंट्री का मिलाकर टोटल भी 30% नहीं होता। तो अकेला चाइना दुनिया का 30% मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर पेंडेमिक की वजह से या ट्रेड वॉर की वजह से अगर इसका 5 से 7% भी अगर इंडिया में आ जाए तो भैया इंडिया की काया पलट जाएगी। बहुत बड़ा मार्जिन है 5 to 7% भी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि चाइना ने यहाँ पे एक जबरदस्त एक अपनी स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई। वो स्ट्रेटजी थोड़ा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। चाइना ने जो सबसे बड़ी स्ट्रेटजी अपनाई उसमें कहा गया डी फैक्टराइजेशन ऑफ चाइना एंड ड्यू सर्कुलेशन। चाइना ने दो चीजों के ऊपर फोकस किया, मतलब डबल सर्कुलेशन के ऊपर फोकस किया। सबसे पहला जो था वो था डोमेस्टिक,
चाइना ने इंटरनेशनल जो मार्केट है, इंटरनेशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर फोकस ना करके अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी के ऊपर फोकस किया, चाहे वो प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो कंजप्शन हो। तो सबसे बड़ी चीज़ ये, और साथ के साथ इनोवेशन भी किया। जैसे इंडिया में हम लोग इनोवेशन की बात करते हैं तो हम लोग डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं, इसी तरह का चाइना ने भी इनोवेशन किया। तो डोमेस्टिक सबसे ज़्यादा फोकस किया। जो ग्लोबल ट्रेड और मार्केट थी, चाइना ने उसके ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो दो चीज़ें उसने की, पहला कि डोमेस्टिक फोकस किया, दूसरी बात कि इंटरनेशनली जो मार्केट थी उसके ऊपर उन्होंने कम रिलाई किया। जिससे ऐसे हम लोग यहाँ पे आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वो एक्चुअली उस चीज़ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये दो चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़, मॉडर्न समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, रोबोटिक्स का समय है, वो सारी की सारी चीज़ें चाइना ने अडोप्ट की। पहले चाइना में क्या होता था, पहले जो चाइना में दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग होती थी वो होती थी लेबर बेस्ड। लेबर बेस्ड चाइना में लेबर क्योंकि सस्ती थी, इसीलिए मोस्टली जो इंटरनेशनल कंपनी है वो चाइना की तरफ भागती थी अपने प्लांट को लगाने के लिए, अपनी फैक्ट्री वगैरह को सेटअप करने के लिए। तो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन होता था चाइना में। धीरे धीरे क्या हुआ, चाइना की जो लेबर है वो थोड़ी सी महंगी होती चली गई, इट वॉज नॉट चीप एनी मोर। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी जो प्रॉफिट मार्जिन था वो कम होने लगा। पिछले 20-30 साल में क्या हुआ कि चाइना ने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा सेटअप कर लिया है कि आज के समय में उसको फॉरेन कंपनीज के ऊपर डिपेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जो नया टेक्नोलॉजी है, समय के साथ जो चेंज हो रहा है, वो चाइना ने पूरी तरह से यहाँ पे अडोप्ट किया। तो चाइना के अंदर जो स्किल्ड लेबर थी उसका तो चाइना भरपूर मात्रा में यूज़ कर ही रहा है। चाइना में जो है बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल भी पाया जाता है, तो नेचुरल रिसोर्स भी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसका तो वो यूज़ कैसे कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है वो हाई डेवलप्ड मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने के लिए। कैसे, देखिए आगे आगे बताता हूँ। चाइना जो है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है, ऑटोमेशन का यूज़ कर रहा है। रोबोटोमेशन जो रोबोटिक्स की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे उससे क्या होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज जो है वो कम हो जाती है और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है। आप ये समझ लीजिए कि मान लो किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने जो है 10 लोगों को वहाँ पे लगाया हुआ है, तो जो है 10 जो है वहाँ पे लेबर की आप लोग बात करते हो। लेकिन अगर वहीं पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हो या फिर आप रोबोटिक्स का यूज़ करते हो, तो इसका बेनिफिट ही बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है, एक तो ये काम बहुत फास्ट करता है, दूसरा इनकी क्वालिटी बेटर होती है, क्योंकि ह्यूमन एरर होने के चांसेस होते हैं लेकिन मशीन बहुत ज़्यादा एरर नहीं करती हैं, तो एरर मार्जिन कम हो जाता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। और सिर्फ यही नहीं, ओवरऑल आपका इनपुट कॉस्ट भी कम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, फिर 10 लोगों को आपको सैलरी देनी पड़ती है, लेकिन जब एक बार वहाँ पे कंप्यूटर रोबोटिक्स मशीन आप इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो एक बार की आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बाद उनको खर्चा काफ़ी कम हो जाता है। तो चाइना आजकल यही कर रहा है। चाइना बहुत सारी इंडस्ट्री में रोबोटिक्स का इंट्रोड्यूस कर रहा है, एयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रहा है, क्योंकि चाइना जो है दुनिया के साथ एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के चलना चाहता है, और वो अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है। मॉडर्नाइज करेगा तभी तो दुनिया के साथ चल पाएगा ना, अदरवाइज तो फ्लॉप हो जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड द रोबोटिक्स, ये तीन चीज़ें चाइना में पिछले 2-3 साल में बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखी गई हैं। आज अगर चाइना में आप जाते हो तो हर फील्ड में आपको ये चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी। सॉफ्टवेयर का यूज़ देखने को मिलेगा, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशन ऐसी हैं कि आप उन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके पेमेंट कर सकते हो, हर चीज़ ऑर्डर कर सकते हो, राइट। वो बहुत ज़्यादा चाइना के अंदर इनोवेशन हुआ है। तो ये चाइना ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पेंडेमिक के दौरान पे भी और ट्रेड वॉर होते हुए भी चाइना लगातार ग्रो कर रहा है। यही चीज़ें इंडिया भी चाइना से सीख सकता है कि पहला तो हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करें, डोमेस्टिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर ग्रोथ करें, और साथ के साथ जो है टेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में हमें इनोवेशन करने की भी दोस्तों यहाँ पे ज़रूरत है। जैसे हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो सिर्फ बात नहीं करना है, उसके लिए हम लोगों को कंक्रीट स्टेप भी यहाँ पे उठाने पड़ेंगे। तो ये लेसन कुछ हम लोग यहाँ से सीख सकते हैं। जो स्ट्रेटजी चाइना ने अपनाई है वो हमें अभी पता चल गई है। तो ये कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आर्टिकल और ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे बताने को, हाँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप न्यूज़पेपर में जाओगे तो कुछ चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलेंगी। जैसे चाइनीज़ FM टू मीट जयशंकर जी और डोवल जी से मिलेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ चाइना के बारे में बात करेंगे, यूक्रेन इशू के बारे में बात करेंगे। तो वो थोड़ा बहुत बातचीत यहाँ पे लोग करने वाले हैं, वो आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। बैक टू ये रिजेंबल्स द विलेज अंडर सीज, ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो दंगे हुए हैं, जो हिंसा हुई है, उसके बारे में है, थोड़ा पढ़ना है तो आप इसको भी हल्का फुल्का यहाँ पे पढ़ सकते हो।
तो ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। असेंबली कैन इम्पोज टैक्स ऑन द अदर स्टेट्स लॉटरीज। देखिए जो लॉटरी और गैम्बलिंग की हम लोग बात करते हैं, राइट, ये हमारे 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट के अंडर में आता है। तो अगर मान लो, तो ये केस जो है यहाँ पे कर्नाटका का केस है, तो 62 जो एंट्री है स्टेट लिस्ट के अंदर है ना, उसकी बात ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर किसी स्टेट में कोई लॉटरी अगर स्कीम चल रही है और अगर वो वही सेम स्कीम किसी दूसरे स्टेट के अंदर भी आती है, तो दूसरे स्टेट को उसको रेगुलेट करने का पूरा हक है, क्योंकि गैम्बलिंग और जो ये लॉटरी वगैरह होती हैं ये स्टेट लिस्ट के अंडर में आती हैं। ऐसा इन्होंने कहा है। किसने कहा है? हाई कोर्ट ने कहा है। क्योंकि केरला के अंदर कुछ लॉटरी वगैरह थी, शायद वो कर्नाटका के अंदर उसको यूज़ कर रहे थे, तो जिसकी वजह से कर्नाटका ने कुछ कानून बना के उसको रेगुलेट करने की यहाँ पे बात कही थी। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे पढ़ सकते हो 7th शेड्यूल और उसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया आप यहाँ पे ले सकते हो। उसके अलावा कुछ और अगर आपको पढ़ना है तो ये चीज़ आप पढ़ सकते हो। आर्टिकल 355 नीडेड इन बंगाल, क्योंकि बंगाल में जो हिंसा हुई है आर्टिकल 355 की बात की गई है। आर्टिकल 355 दोस्तों क्या कहता है? आर्टिकल 355 कहता है कि सेंटर को ये हक है, सेंटर की ये जिम्मेदारी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे, स्टेट को प्रोटेक्ट करे। अगर स्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा हिंसा हो जाती है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो उस केस में सेंटर स्टेट को हिदायत दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। और अगर वो 365 के तहत अगर वो स्टेट सेंटर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को करने में फ्लॉप हो जाता है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी पूरी तरह से फ्लॉप हो सकती है, तो फिर वहाँ पे राष्ट्रपति शासन भी यानी कि प्रेसिडेंट रूल भी लगाया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट रूल लगाने में 355 जो है वो पहली स्टेज होती है। उसके बाद आती है 365 और फिर आती है 356। 365 में सिर्फ डायरेक्शन दी जाती हैं। 365 में अगर डायरेक्शन को फॉलो करने में स्टेट फ्लॉप हो जाता है, तो 356 के अंदर फिर उसके बाद वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस समय बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी जैसे कांग्रेस, बीजेपी, वो सब डिमांड कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल जल्दी से जल्दी लगाया जाए, ऐसी वो लोग बात कर रहे हैं। बस इसके अंदर तो और कुछ था नहीं। आई होप आपको आज का जो है ये ठीक ठाक लगा होगा। ठीक ठाक लगा है तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो दोस्तों? लाइक का बटन ज़रूर दबाना है। जो स्टूडेंट पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पे आए उनको मैं बताना चाहता हूं कि 30 अप्रैल से हम लोग अपना फाउंडेशन कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। प्रीलिम्स, मेंस और ऐसे की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे होंगी, और भी बहुत सारी दुनिया भर की सुविधाएं आपके लिए हम लोग लेके आएंगे। टाइम टू टाइम टेस्ट होगा, मेंटरिंग सेशन रहेगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, टाइम टू टाइम आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए टेस्ट भी लिए जाएंगे क्लास में। कहने का मतलब यह है कि पिछले 1 साल से इसकी हम लोग तैयारी कर रहे थे, फाइनली आपके लिए फाउंडेशन कोर्स हम लोग लेके आए हैं। डिस्क्रिप्शन में नीचे जाओगे तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा। अभी तो शायद वहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, तो डिस्काउंट भी लीजिए, क्लास में आइए और अपने ड्रीम को एक स्टेप क्लोज लेके जाइए उसको फुलफिल करने के। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।